Hello everyone, welcome to Education World. I am Anshu Tiwari, your physics faculty member at Education World. तो बच्चों इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले क्लास 9th मोशन का सेकंड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले मोशंस के टाइप्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेक्टर स्केलर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन इन डायमेंशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन इन डायमेंशन के अंदर 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। बच्चों 1 डायमेंशन मोशन यानी कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और पाथ इज सेड टू हैव 1 डायमेंशन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है तो वो हमारा 1 डायमेंशन मोशन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, इस रोड पर क्या है, हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, तो ये जो मोशन होगा ये कैसा मोशन होगा आपका 1 डायमेंशन मोशन। मतलब केवल एक एक्सिस पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आपका कौन सा मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन। ओके, फॉर द एग्जाम्पल सपोज कीजिए एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट्स पोजिशन एट एनी टाइम कैन बी described by knowing its distance from the starting point of the motion. It means only one position coordinate x से x is required to describe the position of the object is 1 dimension motion. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ O पॉइंट से A पर जाता है, फिर B पर जाता है एंड X पर तो आगे जाता है। इसी तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ओनली एक एक्सिस पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, 1 डायमेंशन मोशन हुआ। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बस ऑन अ स्ट्रेट रोड और मोशन ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ओके, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबाउट टू ग्राउंड। तो यहां पर क्या है, अगर कोई बस स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पर तो वो 1 डायमेंशन मोशन है। हमारी जो ट्रेन होती है वो रेलवे ट्रैक के अंदर स्ट्रेट मूव करती है, वो हमारा 1 डायमेंशन मोशन है। एक एग्जांपल है यहाँ पर कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से फ्री फॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ मूव करता है। मान लीजिए ये एच हाइट है यहां से ग्राउंड की, यहां से हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को क्या करा, मूव करा। माना इसका मास स्मॉल एम है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहा जाएगा, ग्राउंड पर आएगा। तो इस मोशन को भी स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, आगे जाकर और बताएंगे उस बारे में, रेक्ट लीनियर मोशन। कौन सा मोशन, रेक्ट लीनियर मोशन, वो भी हम इसको बोल सकते हैं। सपोज कीजिए आप ग्राउंड पर है और ग्राउंड से आपने क्या करा, एक कॉइन को ऊपर की तरफ थ्रो करा, ठीक है, और उस कॉइन ने एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करा, तो ये आपका कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसे 1 डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसको रेक्ट लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। बच्चों 1 डायमेंशन मोशन अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझे कि एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक पाथ पर मूव करता है, उसका इफेक्ट दूसरे पाथ पर ना पड़े, तो यह आपका 1 डायमेंशन मोशन होता है। अगर आप मान लीजिए इस पाथ पर मूव कर रहे हैं यहां पर, तो इसका इधर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, जैसे एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं आप, उसका इफेक्ट वाई एक्सिस पर ना पड़े, तो यह आपका 1 डायमेंशन मोशन है। ओके, हम आगे चलते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन। बच्चों ये मोशन ऐसा मोशन है, इसके बारे में आप लोग मैथमेटिक्स में भी देखते होंगे। जब आप ग्राफ बनाते हो, ओके, तो ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, 2 डायमेंशन बनता है। ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन। मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर के अंदर इसका जो फर्स्ट पार्ट जब डिस्कस किया था, तब मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया था। ओके, वहां मैंने आपसे कहा था रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, ऑब्जर्वर एक ही चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो आप जब ग्राफ को बनाते हो तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपने की, तो इसका जब x चेंज हो रहा है तो इसका y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, ये y भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है, ये x भी चेंज हो रहा है, ये y चेंज हो रहा है, ठीक है। तो
एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, ठीक है, मतलब एक एक्सिस के साथ साथ उसका इफेक्ट दूसरे एक्सिस पर भी पड़ रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे भी पड़ रहा है, तो ये हमारा 2 डायमेंशन मोशन है। इफ 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, then the motion of object is called 2 dimension. In such a motion the object moves in a plane. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करता है तो वो भी हमारा 2 डायमेंशन मोशन होता है। मान लीजिए किसी प्लेन पर आंट मूव कर रही है, चींटी मूव कर रही है, तो वो भी क्या है हमारा 2 डायमेंशन मोशन है। आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड भी क्या होता है हमारा 2 डायमेंशन मोशन है। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई कि 2 डायमेंशन मोशन के अंदर कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पर मूव करता है उसका इफेक्ट दूसरे भी एक्सिस पर पड़े तो वो क्या होता है 2 डायमेंशन मोशन, अगर ना पड़े तो वो 1 डायमेंशन मोशन। ओके आप क्रिकेट खेलते हो तो जब आप बॉलिंग करते हो तो आप बॉल को किस तरह से मूव करते हो, ये मान लीजिए हमारी पिच है छोटी सी, ओके ये हमारी पिच है, क्रिकेट पिच है, ठीक है, यहां पर मान लो हरभजन सिंह खेल रहे हैं, चलो सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं सपोज करो, ठीक है, और यहां पर क्या है बॉल फेंकी, ये बॉल कैसी गई, इस तरह जाएगी, जाएगी, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक्सिस भी चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ये एक्सिस भी चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो एक्स और वाई बोथ आर चेंजेस, दोनों ही क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है 2 डायमेंशन मोशन होता है। क्या है 2 डायमेंशन। हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं ना, इस तरह से बॉल इस तरह जाती है, आप देखते होंगे एक पैराबोला बनाते हुए, ठीक है, एक पैराबोला बनाते हुए जाती है, ठीक है, और इस मोशन का एक नाम और होता है जिसको आप आगे जाकर सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, उसको हम 2 डायमेंशन मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं हम किसको 2 डायमेंशन मोशन को। ओके जैसे कि मान लीजिए सन के अराउंड प्लैनेट क्या होते हैं, वो मोशन में होते हैं, मूव करते हैं ना सन के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ भी मूव करती है, रिवॉल्व करती है, तो ये भी क्या है आपका 2 डायमेंशन मोशन। मतलब कि जो सर्कुलर मोशन होता है आपका वो भी 2 डायमेंशन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन मोशन होता है। 2 डायमेंशन मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो होता है वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होता है हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशन मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन में, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। सर्कुलर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मान लो आप एक स्कूटी लेकर निकल गए और सामने रोड पे चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, चलते चलते क्या आया सर्कल आया, तो क्या करोगे घूमोगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ सर्कुलर पाथ में मूव कर गया, तो ये क्या हुआ आपका सर्कुलर मोशन। मोशन जो होता है ओनली डिपेंड पाथ पर करता है, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास मान लो स्कूटर है, जब स्कूटर को स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलाओगे तो उसका मास अलग होगा, और जब आप सर्कुलर पाथ चलाओगे उसका मास अलग होगा, मास दोनों का सेम है, बट जिस पाथ जो मोशन कर रहा है वो उनका पाथ चेंज हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो मास होता है वो मोशन पर डिपेंड नहीं करता, मास कभी भी मोशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आप कैसा ही मोशन कराओ मास तो सेम ही रहेगा। चलते आगे, इसको पढ़ते एग्जाम्पल को, एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, कार मूविंग अलोंग अ जिगजैग पाथ ऑन अ लेवल रोड, ठीक है, ये आपका 2 डायमेंशन मोशन होता है। आगे चलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। बच्चों 3 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन मोशन का एक नाम और होता है, उसे बोलते हैं हम रैंडम मोशन, जो सिचुएशन पर होता है,
बटरफ्लाई, तितली उड़ती है, बटरफ्लाई उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, रैंडम मोशन। पतंग का उड़ना, रैंडम मोशन, जिधर हवा चलेगी उधर ही पतंग उड़ेगी, ठीक है, ये क्या होता है आपका रैंडम मोशन होता है, ठीक है। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन है, ठीक है। तो इस टाइप का मोशन क्या होता है आपका रैंडम मोशन होता है। इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, then the motion of object is called three dimension. In such a motion of the object in space, motion the object in space, okay. An insect flying in the room, random motion of gas molecules, motion in helicopter in the sky, आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ना, ये क्या है आपका रैंडम मोशन हो रहा है, ये सब क्या है आपका इस टाइप का जो मोशन होता है, ठीक है। पक्षी का आकाश में उड़ना, अब हवा चली, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, कैसा मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ये रैंडम मोशन हुआ, ठीक है। मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसे ट्रांसलेटरी बोलते हैं हम, और रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रांसलेटरी मतलब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल एम है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। इस पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा एस डिस्टेंस कवर करके। जब आप इसमें क्या करोगे, फोर्स को एक्ट करोगे, क्या करोगे, फोर्स को एक्ट करोगे, किस पर, इस मास पर, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन है, ओके। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टर्म एज यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, यानी कि 1 मीटर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट करा, कितना टाइम है, 1 सेकेंड में, ठीक है। दोनों का जो टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ये एक स्केल बना लिया हमने, ठीक है, ये ऊपर मैंने 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। चलो इसको समझने के लिए हम और यहां पर हम एक ग्राफ बना देते हैं, ओके। ये हमने मान लो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड टाइम पे, टू ओरिजिन से, क्योंकि हम डिस्टेंस का ट्रेवल करते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, इसका इंटरवल कितना है 1, 2 में से 1 गया, इसका इंटरवल कितना है 1, समझ रहे हैं आप, 1। तो इनका जो इंटरवल है आपस में वो क्या है, एक जैसा है, ठीक है। इनका इंटरवल क्या है आपस में, एक जैसा, ठीक है। मतलब कि इंटरवल क्या है, 2 में से 1 गया तभी 1, तो इंटरवल टाइम डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो आपका 2 डायमेंशन मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, 2 डायमेंशन की इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो क्या होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, कि 1 सेकेंड 1 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकेंड 2 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, लेकिन 1 और 2 के बीच का टाइम इंटरवल वो क्या है 1 ही है, तो क्या होगा वो आपका जो होगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। चलते आगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ पार्टिकल डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल,
इफ अ पार्टिकल डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सपोज करो कि हमने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट पहले तो करी हमने 1 सेकंड में, फिर उसके बाद एक मीटर और, यानी कि ओरिजिन से 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी 2 सेकंड में, तो टाइम इंटरवल मान लो 5 सेकंड है। तो ना तो वो जो उनके बीच में टाइम इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, इक्वल नहीं होगा, तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब यहां पर क्या होता है कि इक्वल डिस्प्लेस नोट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो यहां पर क्या है, दोनों में इन दोनों डिफरेंस क्या है, यहां पर क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम में, ठीक है। यहां पर नोट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, कि भाई टाइम तो इक्वल हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलते आगे। अब हम बात करते फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, जैसे मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, ओके, ये सब क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हम मास का कर सकते हैं, लेंथ का भी कर सकते हैं, टाइम का भी कर सकते हैं, प्रेशर का भी कर सकते हैं, एरिया का भी कर सकते हैं, वॉल्यूम का भी कर सकते हैं, टेम्परेचर का भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें गुस्सा, क्या हम गुस्से को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो गुस्सा हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स को हम प्यार करते हैं बहुत, क्या उस प्यार को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो प्यार हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं कि आज हमें बहुत भूख लग रही है, क्या हम उस भूख को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो भूख हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। सच फिजिकल क्वांटिटी एज आर कंप्लीटली रिप्रेजेंट ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड आर यूनिट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि अगर हम देखें यहां पर कि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसको समझते हैं अपन थोड़ा सा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो सपोज करो आपको मुंबई में जाना है, मुंबई जाकर आपको अमिताभ बच्चन का बंगला देखने जाना है। अब मैं आपसे बोलूं कि मान लो आप नए हो, ठीक है, अब मैं बोलूं आपसे कि ऐसा करो कि जयपुर से मुंबई चले जाओ, जयपुर से मुंबई, सपोज करो जयपुर से मुंबई की डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। ये जयपुर है हमारा, ये हमारी मुंबई है, ठीक है, 1200 किलोमीटर है, ओके। आप भी नए हो, तो क्या मुंबई जाकर आप चल जाओगे? लेकिन आपको मैं क्योंकि मुंबई में जाना, फिर वहां से बस पकड़ना, जूहू बीच उतरना, वहां पर अमिताभ बच्चन जी का बंगला है उसको दिखाना, तब आप जा पाओगे। तो मैग्नीट्यूड तो है आपके, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता थी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो तो आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला जयपुर से मुंबई, तो ये कितना है? 1200 किलोमीटर मैंने बोला, ठीक है। ये 1200 किलोमीटर क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 1200 आपकी नंबर वैल्यू है और किलोमीटर आपकी यूनिट है, ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। हम बोलते हैं 10 मीटर, 10 मीटर क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है, क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। अगर डायरेक्शन भी होती तो ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज में भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव, ठीक है। these are quantities obey the general algebraic rules of addition, subtraction, multiplication and division। इन सबका हम जो स्केलर क्वांटिटी होती है उन सबका हम एल्जेब्रिक भी कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? ओनली स्केलर क्वांटिटी का।
वेक्टर क्वांटिटी का हम नहीं कर सकते एल्जेब्रिक मेथड से, उसका वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर डिवीजन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एल्जेब्रिक एडिशन, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक करंट वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, और यहां से हमने एक वायर और कनेक्ट कर दिया, या मान लो 5 एम्पीयर करंट आ रहा है या 5 आ रहा है, और या दोनों मिलेंगे इस पॉइंट पर, तो कितना आएगा यहाँ पर 10 एम्पीयर आएगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या करा हमने, 5 + 5 कर दिया यानी 10 कर दिया, ये यानी कैसा कर दिया मैंने, एल्जेब्रिक एडिशन कर दिया। ओके, तो ये क्या, इस तरह से जो सिंपल जो मैथमेटिकली हम पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे हम स्केलर करते हैं। अब मान लो सपोज करो आप मार्केट में सामान लेने गए, ठीक है, सामान लेने गए तो आप क्या बोलोगे वहां जाकर, वहां बोलोगे आप कि हमें 5 kg शक्कर दे दो, तो 5 kg तो मास है, केजी यानी मास। ठीक है, तो मास क्या है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसका आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो और एडिशन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बोले कि 2 जगह 5-5 किलो की शक्कर दे दो, तो टोटल शक्कर कितनी होगी, 10 किलो होगी, तो आपने क्या करा, सिंपल सा एडिशन कर दी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो मास होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अगर कभी नेगेटिव डिस्टेंस आ जाती है तो हम क्या करते हैं, मोड लगाकर उसको पॉजिटिव कर देते हैं। अब मैं आपसे बोलूं, बाजार में जाकर बोलो आप -5 kg शक्कर दे दो, हम दे नहीं सकते। कैसे देंगे 5 kg शक्कर, -5 kg कैसे देंगे, 5 kg तो दुकानदार डांट देगा आपको, भगा देगा, ये क्या बोल रहे, मजाक कर रहे हो हमसे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली 5 kg बोलेंगे। ठीक है, तो मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको मोड पे लेकर पॉजिटिव कर देते हैं। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बताएंगे आपको। वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन होती है और साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, 50 किलोमीटर जाना है आपको। अब आपको ही बोले कि 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर में आपको गली नंबर 4 में जाना है, मकान नंबर 52 है, तो ये आपका क्या हुआ, वेक्टर। ये एरो क्या बताता है, वेक्टर। आप कई जगह जाते हो, हाईवे पर लिखा रहता है जयपुर 200 किलोमीटर, जयपुर 200 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जयपुर क्या है, 200 किलोमीटर है, और एरो का साइन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है, इस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो वेक्टर क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि 200 किलोमीटर जयपुर जाना है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस है मान लो, तो 200 किलोमीटर तो क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड। एरो का साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एरिया, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, करंट डेंसिटी, आर एक्सेट्रा, वेक्टर क्वांटिटी। ये सब क्या है हमारी, एक्सेट्रा, आर, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वो होगी जिसके बाद में डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन सब में हम जो एडिशन करते हैं वेक्टर एडिशन करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक रिमेंबर, इफ राम मूव्स 100 मीटर ईस्टवर्ड, then the displacement of ram is possible only in one direction, hence the displacement is a vector quantity. Okay, similarly speed is a scalar quantity. speed क्या होती है, scalar quantity होती है। आप देखते हो आपकी कार के अंदर स्पीडोमीटर होता है, क्या वो डायरेक्शन बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हमारी, स्केलर क्वांटिटी। वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वी कैन नोट डिस्टिंग्विशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोनों ही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, लेकिन क्या होती है, एक हमारी स्केलर होती है और दूसरी हमारी वेक्टर होती है। आगे चलते हैं।
A vector quantity is represented by a segment having an arrow at its end point। ठीक है, तो फिगर में दे रखा है हमें, ये जो है हमारा ओ जो है इनिशियल पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा टेल होता है। क्या होता है, इसे हम टेल बोलते हैं, टेल होता है। और जो टॉप पॉइंट है ये हमारा क्या होता है, हेड। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट हम कर, मान लो हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो फोर्स लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरो का साइन। ये एरो का साइन जो क्या बताता है हमें कि ये जो क्वांटिटी वो क्या है हमारी, ये जो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मोमेंटम, मोमेंटम डिनोटेड बाय बेटा पी, मोमेंटम किसी नोट करते हैं, पी से करते हैं, पी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, हम कोई एरो लगाएंगे नहीं क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स है, मोमेंटम है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कैपिटल डी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेस बाय 15 मीटर इन नॉर्थ direction, then it can be represent proportionality as shown figure। In this way the displacement 15 meter in north, okay, represent by vector। 15 मीटर डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, और वो क्या है, वेक्टर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो मॉडुलस लगा रखा है, मॉडुलस साइन इस तरह का होता है। ठीक है, तो हम मॉडुलस लगा देंगे और मॉडुलस लगाकर हम वेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बी। ठीक है, ओके। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मैं आगे बताऊंगा यूनिट वेक्टर के बारे में, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी मोड। आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें, यूनिट वेक्टर के अंदर। तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर 15 पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा 15 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, 15 मीटर। अगर 10 मीटर करेगा तो 10 मीटर होगा। जिस डायरेक्शन में करेगा वो डायरेक्शन बताई जाएगी। अब ये तो बता रहा है कि यहां पर कि 15 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है हमें, तो 15 मीटर क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन 15 मीटर क्या है हमारा, 15 मीटर हमारी हुआ मैग्नीट्यूड। क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ डायरेक्शन क्या बता रही है हमें, डायरेक्शन। और बच्चों डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इक्वल टू, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या बनता है हमारा, वेक्टर। क्या बनता है, वेक्टर। ओके, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर। ओके, इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है, इफ द मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज सेम, देन दे आर टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर्स। यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, यूनिट भी सेम हो, तो वो आपका क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेक्टर होगा। इसे हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। समझते देखो, यहां पर डायग्राम बना रखा है, ए बी सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन तीनों की यूनिट भी सेम है, इन तीनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आपका इक्वल वेक्टर है। ठीक है, इसको और अच्छे समझते हैं। मान लो आपके पास 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, डायरेक्शन क्या है तीनों की सेम, मैग्नीट्यूड क्या है तीनों का सेम, यूनिट क्या है तीनों की मीटर, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेक्टर। अगर मान लो सपोज करो एक आपके पास है 5 मीटर का, एक आपके पास है 5 किलोमीटर का, एक आपके पास है सपोज करो 5 सेंटीमीटर, डायरेक्शन तीनों की सेम मगर यूनिट तीनों की इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होगी। अगर मान लो सपोज करो आप ये 5 मीटर, ये 5 मीटर,
ये 5 मीटर। तो ये दो तो इक्वल वेक्टर हो गए, लेकिन ये तीसरा इनके इक्वल वेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अलग है। इक्वल वेक्टर के लिए सेम डायरेक्शन हो, तीनों की यूनिट सेम हो, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी वो इक्वल वेक्टर हो गए, वरना इक्वल वेक्टर नहीं हो गए। इसी चीज को हम आगे समझते हैं एग्जाम्पल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पोजिशन ऑफ ऑल इक्वल वेक्टर्स इन स्पेस टू बी सेम। इन फिगर 3 वेक्टर्स एंड आर शो, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इन तीनों वेक्टर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ रहीम फील्स दैट द एयर इज बिलो फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, देन बाय पैरेलल डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ एयर कैन बी रिप्रेजेंटेड टुवर्ड साउथ एज शोन फिगर। पर रहीम है, ये रहीम को क्या है, एयर फील हो रही है, कहां से, नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है, नॉर्थ से हो रही है, बल्कि डिस्प्लेस कहां हो रही है, डिस्प्लेस किधर हो रही है, वो डिस्प्लेस हो रही है साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी आपका क्या है, पैरेलल वेक्टर ही है, ठीक है, इस तरह चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये भी आपका पैरेलल वेक्टर है, मतलब पैरेलल इक्वल वेक्टर है। ओके, इससे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर अलग अलग होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। इक्वल में क्या होता है, यूनिट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तीनों सेम होते हैं। पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर अलग अलग है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अनइक्वल वेक्टर, ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और द बोथ आर डिफरेंट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन of or both are different for two vectors, then they are termed as unequal vectors। ठीक है, ये फिगर में शो कर रखा है हमने, तीनों के तीनों क्या है, देखिए आप, इनकी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, अनइक्वल है, ठीक है। ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों की सेम है, मगर मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, यहां पे अलग अलग है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, हमारा अनइक्वल वेक्टर है। चलते आगे, यूनिट वेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस सच वेक्टर y विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। जिसकी यूनिट 1 होती है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, वो क्या होता है, हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a वेक्टर मोड, ठीक है। इसमें यूनिट वेक्टर, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हम एक्सिस के अंदर पढ़ते हैं, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या होता है हमारा जेड एक्सिस। वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो एक्स एक्सिस को बोलेंगे आई केप, क्या बोलेंगे, आई केप, वाई को बोलते हैं हम जे केप, और जेड को बोलते हैं हम के केप। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, आई केप, जे केप, के केप। आई केप, जे केप, के केप तीनों ही हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं हमारे, यूनिट वेक्टर होते हैं, आई केप, जे केप और के केप। आप इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको, अगर मान लो आपको आई केप निकालना है तो क्या होगा, आई वेक्टर अपॉन आई मॉडुलस, ठीक है, इस तरह से। जैसे हमें बी का निकालना है, बी केप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। फोर्थ होता है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, देन दे आर टर्म्ड एज नेगेटिव वेक्टर, as shown as in figure। if two vectors and are mutually opposite to each other, दो वेक्टर है, दोनों का क्या है, डायरेक्शन तो क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू माइनस बी, और वेक्टर इसलिए हम वेक्टर का साइन लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या होता है हमारा अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं, या इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन क्या है, दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा, ये ऐसे भी हो सकता है,
जैसे मान लो सी डी, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू माइनस डी या डी इक्वल टू माइनस, बात एक ही है। चले आगे, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बी इक्वल टू माइनस, एक ही चीज, ठीक है। चलते आगे, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है एंड हैज नो डिफाइनाइट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, इज नोन एज जीरो वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंट बाय जीरो, ठीक है। अब जीरो इसमें क्या होता है, जैसे अपन जब स्केलर क्वांटिटी में सोल्व करते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में सोल्व करते हैं तो हमारा जीरो आंसर तो हम जीरो बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। या अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई, जब हम वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आंसर आता है तो क्या होता है हमारा, इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करते, जीरो वेक्टर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर क्वांटिटी विद जीरो देन द रिजल्टेंट विच वी गेट इज अ जीरो वेक्टर, इसे हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इफ a इक्वल टू बी देन डिफरेंस a माइनस बी विल बी जीरो। सपोज करो, मान लो यहाँ पर 10, a इक्वल टू हमारे पास a वेक्टर इक्वल टू हमारे पास 10 है, ठीक है, और b वेक्टर इक्वल टू हमारे पास भी 10 है। तो इसका अगर डिफरेंस निकालें अपन तो क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी, यानी 10 माइनस 10 यानी कि जीरो। जिनका डिफरेंस मल्टीप्लाई जीरो हो जाए तो ये क्या होगा हमारा जीरो वेक्टर होगा, क्या होगा जीरो। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो हो जाए तो वो आपका क्या होता है जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर अगर जीरो मिल रहा है आपको तो आपका क्या हुआ जीरो वेक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारा जीरो है। चलते आगे, कोलिनर, if two or more than two vectors are parallel to a straight line or opposite to each other are known as collinear vector. In figure collinear vectors in two different states are shown. ये आपका लाइक वेक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पर, और ये आपका अनलाइक वेक्टर्स है, ठीक है। अनलाइक में क्या है, डायरेक्शन क्या है दोनों की क्या है अलग अलग है, यहाँ क्या है सेम है, ठीक है। इफ टू और मोर देन वेक्टर्स आर पैरेलल टू अ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल हो स्ट्रेट लाइन में हो या अपोजिट हो एक दूसरे के तो वो क्या होगा आपका कोलिनर वेक्टर होता है हमेशा, ठीक है। या तो ऐसे हो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, इस तरह से जैसे बता रखा है यहाँ पर, या इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपका क्या होता है कोलिनर वेक्टर होता है। और ये इसको हम लाइक वेक्टर ही बोलते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, और ये आपका अनलाइक वेक्टर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस, ओके। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके। डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। जब भी कोई पार्टिकल एक्चुअल पाथ कवर करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्चुअल पाथ कवर करता है तो क्या होती है हमारी डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। जैसे मान लीजिए ए से बी जाना है आपको, ठीक है, और ये मान लीजिए 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, तो ये एक्चुअल पाथ से कवर करा ऑब्जेक्ट ने, तो ये 10 मीटर क्या है आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 मीटर। आप स्कूल से घर जाते हो, मान लो आपके स्कूल से घर की दूरी 2 किलोमीटर है, तो आपने पूरा पाथ करके अगर आप स्कूल पहुंचे तो आपकी एक्चुअल पाथ है वो आपका, तो वो आपकी क्या है डिस्टेंस, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एक्चुअल पाथ कवर एक्चुअल पाथ, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ कवर करता है, ठीक है, वो आपका जो पाथ होता है जिस पाथ को ऑब्जेक्ट कवर करता है वो एक्चुअल पाथ है, तो वो आपका क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है डिस्टेंस हमेशा स्केलर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं,
स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। सेकेंड वन, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड करता है। इट नेवर रिड्यूस विथ टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। मैंने आपको बताया था वो डिस्टेंस ना नेगेटिव होती ना ही जीरो होती, ये क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मीटर होती है। एमकेएस भी क्या होती है, मीटर होती है। एमकेएस यूनिट भी क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। ठीक है, चलते आगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर्स शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एनी ऑब्जेक्ट कवर्स शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Okay, the displacement of a particle is measured as the change in the shape in the position of the particle in a particular direction over a given time interval. It depends on final and initial position. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन। ओके, यानी कि डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेस हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए हमें ए से बी जाना, एक रास्ता हमारे पास 1 वाला है, एक रास्ता 2 वाला है। लॉन्गेस्ट ये थोड़ा लंबा रास्ता है, ये हमारा शॉर्टकट है, तो ये तो क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाती है हमारी डिस्टेंस, ये पाथ जो होगा एक्चुअल पाथ डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, इनकी डिस्टेंस 10 मीटर है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या है, तो बोथ आर क्या है, इक्वल। दोनों ही क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस भी 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा होता है। ठीक है, मगर इक्वल भी हो सकता है। छोटा तो होता ही है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बताया अभी। ठीक है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, हम यहां पर मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा होता है या बराबर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं होता। आगे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू or greater than the magnitude of displacement and in on no case it is less than the magnitude of the displacement। जो मैंने आपको बात बताई, डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा। इसकी भी सीरीज यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, और ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर होती है, और एमकेएस भी क्या होती है हमारी, मीटर होती है। ओके, इसे समझने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इससे भी 5 मीटर है और 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। हमें सी पॉइंट पे जाना है, तो एक रास्ता तो ये है हमारा, एक रास्ता ये है। छोटेस्ट पाथ क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी, 5 + 3 यानी कि 8 मीटर। ओके, चलते आगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर। आस्क बॉय टू गो फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर सी।
वैसा वर्सा corner B of a badminton court. Measure the distance AB and BC with a measuring tape. That is distance traveled by the body I1 plus I, यानी कि L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ठीक है। तो जो मैंने आपसे बताया कि जो L1 L2 है हमारा, वो क्या है, इस पाथ से क्या है, ग्रेटर है। L1 L2 मतलब जो AC जो पाथ है, ठीक है, इससे ग्रेटर कौन है, L1 प्लस L2। तो AC तो क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, और L1 प्लस L2 क्या है हमारा, डिस्टेंस, ठीक है। चलते आगे, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपेरिजन करना है हमें डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय अ बॉडी। ये क्या होता है, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है टू पॉइंट्स के बीच में। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। Distance can be equal or greater than displacement. Displacement can be equal to or less than the distance. Okay. Distance table is not a unique path between 2 points. Displacement is a unique path between 2 points. Okay. So distance between 2 points gives full information of the type of path followed by the body. Displacement between 2 points does not give full information of the type of path followed by the body. Distance never decrease with time. For a moving body, it is never zero. Displacement can decrease with time. Displacement जो होता है वो टाइम को डिक्रीज करेगा, भाई शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो ये कभी टाइम को कम नहीं करेगा। एक तो आपको शॉर्टकट में जाना है, लॉन्ग कट में जाना है, लॉन्ग कट में ज्यादा टाइम लगेगा, शॉर्टकट में कम टाइम लगेगा। फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। डिस्टेंस इन SI इज मेजर्ड इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन SI इज मेजर मीटर। दोनों में क्या है, जो मेजरमेंट है वो मीटर में है, CGS में सेंटीमीटर में है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। A boy travel a distance of 10 meters towards south, then he turns towards east and travel 12 meters in that direction. Calculate the total distance traveled by the boy and second point है the displacement from his initial point position, ठीक है। तो हमें डायग्राम बना रखा है, देखेंगे हम इसको, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये 10 मीटर, ठीक है, साउथ, और जो ईस्ट में है वो कितना है हमारा 12 मीटर। कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस आएगी 10 प्लस 12, कितना हो जाएगा हमारा 22 मीटर। और जब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हम जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही हमें याद आता है पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम बोलते हैं बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूस यानी कि OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करेंगे तो OB की जगह OB का स्क्वायर, OA यानी 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, कितना आया 100 प्लस अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, कितना आया 144। तो सोल्व करने पर क्या आ रहा है हमारा 244 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का। या हमने क्या लगाई है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। चलते आगे, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। एन ओल्ड पर्सन मूव ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 मीटर है, ड्यूरिंग
a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person. देखिए आप यहाँ देखते हैं, हमने एक सर्कल बना लिया, माना इस सर्कल की रेडियस कितनी बताई 40. आप हाफ सेमी सर्कल है, मतलब आधा है, इसको ए पॉइंट मान लिया, या इसको हम पी आर, इसको पी पॉइंट मान लेते, इसको अपन आर पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, तो एक रास्ता तो ये है पी से आर जाने का, तो बड़ा डायग्राम बना लेते हैं. ओके, एक रास्ता तो ये है हमारा पी से आर जाने का, एक रास्ता ये है. तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है हमारा, दिस पाथ नंबर 1, और जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, पाथ नंबर 2. तो शॉर्टेस्ट मतलब ये सेमी सर्कल है, ये लाइन जो है वो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, और किसी सर्कल में वो लाइन जो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करे उससे हम बोलते हैं डायमीटर. और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा 2r. ठीक है, रेडियस का ट्वाइस. ठीक है, तो हम यह सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आप 80, यानी कि 2 × 40. और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, किसी भी सर्कल की डिस्टेंस क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस क्या है 2πr, और हाफ सर्कल है तो 2πr/2, तो कितना आ जाएगा πr. ठीक है, तो पाई × 40. ठीक है, सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमारा आंसर जाएगा 126 मीटर. ओके, तो ऐसा ही काफी सारे क्वेश्चन है. मान लीजिए अगर यहाँ पर हमें उसने बोला होता है कि जो सर्किल है उसकी रेडियस मान लो 10. ठीक है, कितनी है 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं. ठीक है, अगर इसकी डिस्टेंस पूरी होती पूरे सर्किल तो क्या होती 2πr, तो हम निकाल देते 2 × पाई × 10. ठीक है, 2 × पाई × 10, तो ये क्या आ गया हमारा 20 पाई. तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, फुल सर्किल दे देता तो. आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह से हम काफी सारे क्वेश्चंस के सोल्व कर सकते हैं. जैसे कि ये मैंने आपको ट्राई योरसेल्फ, अ बॉडी, एक क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, what will be the distance and displacement of the body when it completes half a revolution. ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी πr, हाफ सर्कल है, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारा 2r. ठीक है, तो आगे चलते हैं हम.